वेलकम बैक टू अवर चैनल टोर्नेडो क्लासेस। आज हम बैलेंसिंग इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं बिना किसी देरी के, और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत कोई पड़ने ही नहीं वाली है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमने एक NCERT के बुक में से ही एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, Zn+H2SO4। सबसे पहले Zn+H2SO4 इज़ ZnSO4 + H2। इसमें सबसे पहले हम लोग देखना है कि यहाँ पर Zn जो है ये इधर इसको कहते हैं रिएक्टेंट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के साइड हमारा Zn कितना मॉलिक्यूल, Zn का कितना एटम है, एक एटम है। और प्रोडक्ट की साइड भी हमारा Zn का एक एटम है। और यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग टेबल बना लिए हैं। इस पर लिखा हुआ है सारे एटम का नाम, सारे एलिमेंट का नाम जो इस रिएक्शन में शामिल है। जैसे Zn है और H है, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को नंबर लिख लेना है LHS यानी रिएक्टेंट वाले साइड का। तो रिएक्टेंट वाले साइड में Zn कितना है, एक Zn है, ये एक Zn है, तो यहाँ पर एक कर लिए। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन H2 यानी दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन हो गया। सल्फ़र कितना है, सल्फ़र सिंगल है तो सल्फ़र एक हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, O4 यानी 4 ऑक्सीजन का एटम है। सो लेफ्ट साइड का हम लोग लिख लेना है। उसी तरह राइट साइड में हम लोग को आ जाना है, राइट साइड में भी देख लेना है। Zn में का भी एक है, S का भी एक, और O4 यानी O का 4, और H2 का यानी हाइड्रोजन का 2। तो इसमें हम लोग जब नोटिस करेंगे तो दोनों तरफ का मतलब नंबर ऑफ़ एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल है। तो इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस्ड है। लेकिन इसके नीचे ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। सो ऊपर वाले में तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन नीचे वाले में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर Fe है, एक सेकेंड, Fe है, और इधर भी लेकिन Fe3 है, यानी इधर एक फेरस है, इधर 3 फेरस हो गया राइट हैंड साइड में। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ऑक्सीजन है लेकिन इधर 4 ऑक्सीजन है। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करना होगा। तो आ जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, एक सेकेंड, हाँ, इस पेज में स्टेप 1 हमारा क्या है कि सबसे पहले हम लोग को सारे इक्वेशन को अलग अलग करके, सारे एलिमेंट को जो कंपाउंड है उसको अलग अलग करके लिख लेना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करते समय बॉक्स के अंदर का हम लोग को कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ लिखा है Fe को एक बॉक्स में कर दिया, H2O को एक बॉक्स में, Fe3O4 को एक बॉक्स में, और H2O को एक बॉक्स में। बस इतना करने के बाद हमको नीचे आके फिर से लिस्ट बना लेना है जो एलिमेंट का, जो मैंने आपको पहले सिखाया है। यहाँ पर एलिमेंट है फेरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनिशियल यानी LHS वाले में कितना है, 1 है, 1 यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, रुक जाइए, हाँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फेरस में 1 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में। हाइड्रोजन में 2 है, ये 2 H2, ये 2H हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन एक ही है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन। बट ना हियर RHS में आपका फेरस का 3 है, हाइड्रोजन का तो 2 है, हाइड्रोजन इक्वल है, और ऑक्सीजन का भी 4 है। मतलब फेरस को और ऑक्सीजन को हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा इस वाले इक्वेशन में। इसमें देखिए थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, इफ़ इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactant or a product in that compound. Select the element which has the maximum number of atoms using this criteria. We select Fe3O4 and the oxygen atoms on the RHS and only one on the LHS। मतलब यहाँ पर हमको ऑक्सीजन लेना है, क्योंकि सबसे पहले हमको लेना होता है जो सबसे बड़ा है। मतलब ऑक्सीजन के पास 4 एटम है, इसलिए वो सबसे बड़ा है इस पूरे रिएक्शन का, इसलिए हमने ऑक्सीजन को चूज़ किया है। सबसे पहले हमको ऑक्सीजन का एक अलग टेबल बनाना होगा जिसमें इनिशियल होगा, बैलेंस होगा, टू बैलेंस। मतलब सबसे पहले रिएक्टेंट में हमको लिख लेना है कि एक ऑक्सीजन है इन प्रेजेंट इन H2O, एंड प्रोडक्ट वाले में 4 ऑक्सीजन है जो कि Fe3O4 में है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट वाला ज़्यादा है, मतलब हम लोग को रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 है, 1 है, तो हम लोग 1 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो RHS के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमको सेलेक्ट करके लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पर
To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compounds of elements involved in the reaction. For example, to balance oxygen atoms, we can put coefficient 4 as the 4H2O and not H2O4 or H2O whole 4. Now the partly balanced equation becomes, मतलब हमको अगर बैलेंस करना है किसी भी इक्वेशन को तो हम इस तरीके से या इस तरीके से नहीं लिख सकते, हमको टोटल पे पूरे कंपाउंड पे 4 चढ़ाना होगा। ये इसके कहने का मतलब है। अब हमारा पार्टली जो तैयार हुआ इक्वेशन है वो ये है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, अभी भी ये बॉक्स में ही रहेगा। अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। स्टेप 4 में Fe एंड H आर स्टिल नॉट बैलेंस, मतलब फेरस और हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब कि इसमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसने हाइड्रोजन को सेलेक्ट किया है। फिर इस इक्वलाइज करने के लिए सबसे पहले हमको हाइड्रोजन के लिए एक टेबल बनाना होगा। इसमें इनिशियल होगा, टू बैलेंस होगा, ये और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का भी होगा। तो इनिशियल वाले में हमारे पास 8 है, ठीक 8 है, और प्रोडक्ट वाले में 2 है। तो अगर टू बैलेंस करने के लिए हमको 8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कराना होगा। तो मतलब 2 जो यहाँ पर H2 है, ये यहाँ पर हमको 4 लिखना होगा एक, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया है। तो द इक्वेशन वुड बी, अब ये हमारा इक्वेशन बन गया है, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब हमारे पास, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो फिर हम आपको आगे की चीज़ बताते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, अब हमारा हाइड्रोजन एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। अब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। थर्ड एलिमेंट जो बचा है, जो कि नहीं बैलेंस हुआ अभी तक, वो है फेरस। अब हमको फेरस के लिए टेबल बनाना होगा, तो बना लेंगे टेबल। एटम ऑफ आयरन, इनिशियल, टू बैलेंस, इन रिएक्टेंट, इन प्रोडक्ट। अब इन रिएक्टेंट में मेरा फेरस था 1 सबसे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में फेरस था 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो नीचे का टोटल बैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग का जो पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन था, जो हमको स्टेप 5 के पहले मिला था, यहाँ पर हम लोग 3Fe इसमें 3 जोड़ देंगे, Fe में 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, और 4H2 और Fe3O4, और ये हमारा जैसे था वैसे ही रहेगा। सो अब हम देखेंगे कि 3Fe इधर भी है और Fe3 यहाँ पर भी है, फेरस बैलेंस्ड, ठीक। 4H2 मतलब 4 to 8, हाइड्रोजन का 8, और यहाँ पर भी 4H2 यानी हाइड्रोजन का 8, ये भी हाइड्रोजन का भी एटम बैलेंस्ड। O4 यानी O4, और इधर भी O4, मतलब अब लगभग सारे हमारे बैलेंस हो चुके हैं, ठीक। अब देख लेते हैं आगे वाले स्टेप में क्या है। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस टू बैलेंस द इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, जो हम आपको बता चुके हैं अभी करके। जैसे सिंपली काउंट कर लेना है। फिर से अगर आप चाहें तो फिर से टेबल बना सकते हैं, जैसे अभी बना दे रहे हैं। Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये होगा LHS, और ये हो गया हमारा RHS। LHS में हमारा फेरस है 3, RHS पे भी हमारा है फेरस 3, आप लोग चेक कर सकते हैं। और हाइड्रोजन हमारा है LHS में 8, RHS में भी है 8, और हमारा ऑक्सीजन है 4, RHS में भी है 4। अब हमारा सब इक्वल हो गया, तो अब हमको कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इक्वेशन ऐसे बैलेंस हो चुका है। थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखिए क्या लिखा है। द नंबर्स ऑफ द एटम्स ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1.9 आर द इक्वल, मतलब ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है इस पर दोनों जितने भी एटम्स हैं, फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी इक्वल हैं, या LHS RHS इसका दोनों इक्वल हो गया है। The method of the balancing equation is called the heat and trial method, as we make the trials to बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। मतलब इस वाले मेथड को जिससे हमने किया हीट एंड ट्रायल ही ना इसको कहेंगे। जैसे हीट हमने किया कि जैसे मान लो अगर हम फेरस में 3 का मल्टीप्लाई करा दिए, हीट किया और हीट करके ट्राई किए तो आंसर आ गया, तो हम लोग कहें कि हाँ सही है भाई। तो इसी को इसलिए हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, और इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर का प्रयोग करते हैं कोफिशिएंट के तौर पे। बस इतना ही था बैलेंसिंग इक्वेशन, और बाकी सारे ये सब और एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके NCERT में, आप उसको कर सकते हैं। और स्टेप 7 भी है, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स।
मतलब आपको फिजिकल स्टेट्स और उसके सिग्नल लिखना भी नेसेसरी है। अगर आपको बैलेंसिंग इक्वेशन दे दिया है, अगर आप केवल एक सेकेंड, अगर आपने केवल ऐसे करके छोड़ दिया है तो आपको टीचर काट करके 0 नंबर दे देगा, क्योंकि ये कंप्लीट सही नहीं है। अब आपको नीचे आना है, स्टेप नंबर 7 पे पढ़ना है। राइटिंग सिम्बल्स एंड फिजिकल स्टेट केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9, मतलब जो हम लोग का आंसर आया है। डज द इक्वेशन टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब ये वाला जो हमारा रिएक्शन है, जो इक्वेशन है, वो किसी के फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन से हमको किसी के भी एलिमेंट के फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन द इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट्स। टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, मतलब हमारे केमिकल रिएक्शन को और अच्छा बनाने के लिए और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद द केमिकल फार्मूला। द गैसियस, लिक्विड एंड एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स। आपको बता दूं, लिक्विड मतलब तो गीला होता है, गैसियस मतलब भी गैसियस होता है, सॉलिड मतलब सॉलिड होता है, आप लोग जानते ही हैं। एक्वस मतलब जो पानी से मिला हुआ उसका सॉल्यूशन, उसको हम लोग एक्वस कहते हैं। जो लिक्विड होता है और सॉलिड का मिक्सचर होता है। सो और ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशंस गैस, जी से गैस, एल से लिक्विड, ए क्यू से एक्वस एंड एस से सॉलिड। इसको ऐसे करके दिखाना होता है। इज प्रेजेंट एज द सॉल्यूशन इन द वाटर, द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम। अब देखिए, अब ये हमारा लास्ट इक्वेशन है, इसके बाद हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3Fe, Fe हमारा एस में रहे, सॉलिड है यानी कि एस कर दिया गया है यहाँ पे। 4H2 वाटर यानी गैस में, अरे सॉरी वाटर, H2 यानी वेपर में है तो इसको गैस कर दिया गया। Fe3O4 हमको रिएक्टेंट जो, अरे सॉरी प्रोडक्ट जो मिल रहा है सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए इसको सॉलिड कर दिया गया। और H2 गैस इवॉल्व हो रही है, रिलीज़ हो रही है, तो इसलिए ये गैस हो गया। अब नाउ आवर रिएक्शन इज़ कंप्लीट। अब देखिए, अभी इसमें भी नोट है। नोट दैट द सिंबल G इज़ यूज टू हाइड्रोजन H2O to indicate that it is the reaction water in the form of steam। मतलब मैंने आपको बताया ना, वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। मतलब आपको इसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको उसके फिजिकल स्टेट के बारे में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalysts, etc. for the reaction is indicated above or below the arrow the equation। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम लोग देखते हैं 340 ATM एग्जाम्पल के ऊपर, या सनलाइट वाला जो हम लोग रेस्पिरेशन का होता है रिएक्शन, उसमें भी देखते हैं ऊपर सनलाइट या क्लोरोफिल लिखा होता है। तो वो सब उसका चेंज मतलब स्टेप्स है कि हाँ, मतलब इसके प्रेजेंस में या इसके एब्सेंस में ऐसे हमने रिएक्शन कराया। बस इतना ही स्टेप है आपके बैलेंसिंग इक्वेशन में। और ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा चैनल को, इसी से हमको सपोर्ट मिलता है। और कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर हमको प्रॉब्लम कॉमन लगेगी तो हम आपको वीडियो बना करके दे देंगे, नहीं तो आपको हम लोग कमेंट में ही आंसर कर देंगे। थैंक यू।